बात बरसात की है, जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे और जमीन पर बारिश के चलते पानी जमा हो गया था। रामलाल अपनी पत्नी सीता और बेटे राजू के साथ अपने छोटे से घर में बैठे थे। उनकी छत कई जगहों से टपक रही थी और चारों ओर से ठंडक महसूस हो रही थी। रामलाल, ये देखो, फिर से बरसात में हमारी छत टपक रही है। पिछली बार कितनी मुश्किल से दिन काटे थे। अगर इस बार भी छत की मरम्मत नहीं हुई तो फिर वही हाल होगा। तुम सही कह रही हो सीता। पिछली बार भी बरसात ने हमें बहुत परेशान किया था। इस बार कुछ भी हो जाए, मुझे छत की मरम्मत करानी ही होगी। मैं अपने मालिक गोपाल दास से मदद मांगने जाऊंगा, शायद वो मेरी मदद करे। रामलाल उठकर चल देता है गोपाल दास से मिलने। मन में उम्मीद और एक हल्की घबराहट के साथ वो मालिक के घर पहुंचता है। अरे रामलाल, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। हमारी छत बरसात में टपकने लगी है। अगर मरम्मत नहीं कराई तो घर में पानी भर जाएगा। रामलाल, मुझे तुम्हारी हालात का पता है, लेकिन सच बताऊं तो हमारी फैक्ट्री अब घाटे में चल रही है। दिन ब दिन हालात खराब हो रहे हैं। फैक्ट्री शायद बंद करनी पड़े। सेठ जी, फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो हम मजदूरों का क्या होगा? मुझे बहुत दुख है रामलाल, लेकिन जब कारोबार ही ठप हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? तुम्हें अब कहीं और काम देखना होगा। या क्या सेठ जी, मैं तो आपसे मदद मांगने आया था, लेकिन आपने तो मुझसे मेरा रोजगार ही छीन लिया। अब मैं क्या करूंगा? रामलाल टूटे दिल और निराश मन से सेठ के घर से बाहर आता है। उसकी आंखों में पानी आ जाता है, पर वह खुद को संभालता है और सीता से जाकर पूरी बात बताने का निर्णय करता है। क्या हुआ रामलाल? सेठ जी ने मदद की या नहीं? उन्होंने मना कर दिया सीता। फैक्ट्री बंद होने वाली है और अब मैं वहाँ काम भी नहीं कर सकता। हमें अब कोई और काम ढूंढना होगा। अब क्या होगा जी, हमारे हालात पहले से ही इतने खराब हैं। घर की मरम्मत करने के लिए भी पैसे नहीं हैं, और ऊपर से ये आपकी नौकरी भी चली गई। जल्दी से कोई काम ढूंढो, नहीं तो हमें हमारा हालात बहुत खराब हो जाएगा। हाँ सीता, कोई काम तो ढूंढना ही होगा, नहीं तो हमारे राशन तक के पैसे खत्म हो जाएंगे। मैं काम की तलाश करूंगा। रामलाल आसपास के गांव में काम की तलाश करने निकलता है। पूरे दिन की मेहनत के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। थके हारे, भूखे प्यासे वो गांव के एक कोने में बैठ जाता है। वहां उसकी नजर दुकानदार हरिया के गोदाम पर पड़ती है। भैया, क्या आपके गोदाम में कोई काम हो सकता है? मुझे किसी भी काम की जरूरत है, चाहे काम कैसा भी हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप बस मुझे काम दे दीजिए। रामलाल भाई, अभी तो गोदाम में काम के लिए किसी को रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन भविष्य में जगह बनी तो जरूर बताऊंगा। रामलाल फिर निराश होकर वहां से चल देता है। हर जगह काम ढूंढते ढूंढते उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है। पूरे दिन की थकान के बाद वह वापस घर लौटता है। रामलाल, क्या एक भी जगह काम नहीं मिला? नहीं सीता, कहीं भी काम नहीं मिला। घर में अब राशन भी खत्म हो गया है, और देखो राजू की तबीयत भी बिगड़ रही है। उसी समय राजू तेज बुखार में कांपने लगता है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ, मुझे ठंड लग रही है। राजू की हालत देखकर रामलाल परेशान हो उठता है। सीता राजू को चुप कराने की कोशिश करती है। कुछ तो करना होगा रामलाल, हमारी हालत बहुत खराब हो रही है। रामलाल, राजू का बुखार बढ़ता जा रहा है। क्या किसी से उधार पैसे लेकर उसके इलाज का इंतजाम नहीं कर सकते? राजू को इलाज की बहुत जरूरत है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। हाँ सीता, मैं कुछ करता हूँ। मेरे दोस्त मोहन से मैं कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। वही अब कुछ हमारी मदद कर सकते हैं। अगर उसने कुछ पैसे दे दिए तो राजू का इलाज हो जाएगा। हाँ जाओ, जल्दी जाओ, नहीं तो राजू की तबीयत और बिगड़ जाएगी। रामलाल फिर उम्मीद की आखिरी किरण लेकर अपने पुराने दोस्त मोहन के पास जाता है। मोहन के घर पहुंचकर वो दरवाजे को धीरे से खटखटाता है। मोहन भाई, ओ मोहन भाई, सुनो तो। अरे रामलाल, क्या हुआ? सब ठीक तो है? मोहन भाई, राजू की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे चाहिए थे। अगर कुछ पैसे दे देते तो मदद हो जाती। रामलाल, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही है।
लेकिन मेरे पास भी इस वक्त पैसे नहीं है भाई। बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि क्या कर भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मुझे माफ़ करना रामलाल भाई, मैं तुम्हारे इस हालात में भी मदद करने में सक्षम नहीं हूँ। रामलाल मायूस होकर लौट जाता है। वो सोच में डूबा रहता है कि क्या अब राजू को डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाएगा। यह सोचते सोचते वह चक्कर खाकर एक सुनसान जगह पर गिर जाता है। जब रामलाल का होश आता है तो वह एक बूढ़ी अम्मा के सामने बिस्तर में होता है। मुझे क्या हुआ है और मैं यहाँ कैसे आया, और आप कौन है बूढ़ी अम्मा? मुझे तुम एक सुनसान जगह पर बेहोश मिले, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। क्या बात है, क्या कोई परेशानी है? हाँ बूढ़ी अम्मा, मेरे बेटे राजू की तबीयत बहुत खराब है। उसको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मेरे पास पैसे तक नहीं हैं। मैंने कई जगह पैसे उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं किया। इसी को सोचते सोचते मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गया। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं बेटा, मुझे तुम्हारी हालत का अंदाजा है। ये लो कुछ पैसे, इनसे अपने बेटे का इलाज करा लो। पर मैं आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ अम्मा? आपने कितनी मेहनत से इकट्ठा किया होगा। बेटा, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, इतने पैसे का मैं क्या करूंगी? ये तुम रख लो, अगर पैसा हो जाएगा तो वापस कर देना। ठीक है बूढ़ी अम्मा, जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं अवश्य ही आपके पैसे चुका दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी मुसीबत में मदद किया है, मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। अब जल्दी से जाओ, वरना राजू की तबीयत और बिगड़ जाएगा। इस पैसे से इलाज करा लो। रामलाल को अम्मा से उम्मीद की एक किरण मिलती है। वह तुरंत राजू को डॉक्टर के पास ले जाता है। राजू का इलाज हो जाता है और कुछ दिनों में वह ठीक हो जाता है। सीता, बूढ़ी अम्मा के दिए हुए पैसे से राजू का इलाज तो अच्छे से हो गया, लेकिन इसमें से बहुत सारे पैसे अभी भी बचे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इस पैसे से कोई काम चालू करते हैं जिससे हमारे जीवन आसानी से चल सके। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, पर क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों ना हम पकोड़े की दुकान खोलते हैं। तुम्हारे हाथ का पकोड़ा इतना स्वादिष्ट होता है कि हर कोई उसे पसंद अवश्य करेगा। जी ठीक है, हम कल से ही पकौड़े की दुकान खोलेंगे। आप सभी सामानों का व्यवस्था कर दीजिए। रामलाल बूढ़ी अम्मा के दिए पैसों से अपने बेटे का इलाज करवाने के बाद एक छोटे से पकोड़े की दुकान खोल लेता है। सीता स्वादिष्ट पकोड़े बनाती है और रामलाल उन्हें बेचता है। वाह भाई रामलाल, भाभी के हाथ का पकोड़ा तो बहुत कमाल का है। इतने स्वादिष्ट पकोड़े मैंने कभी नहीं खाए। एक प्लेट पकोड़ा और लगा दो भाई। दुकान धीरे धीरे प्रसिद्ध हो जाती है और उनके पकोड़े दूर दूर तक चर्चित हो जाते हैं। एक दिन रामलाल के दुकान पर सेठ गोपाल दास आता है। रामलाल, तुमने तो अपना खुद का नया दुकान खोल लिया। तुम्हारे दुकान के चर्चे बहुत सुने हैं। लगाओ मेरे लिए भी एक प्लेट पकोड़ा, मैं भी तो देखूं तुम्हारे हाथ का पकोड़ा कैसे लगता है। रामलाल सेठ को पकोड़ा देता है और सेठ पकोड़ा खाकर रामलाल से कहता है, वाह भाई, तुम्हारे दुकान का पकोड़ा तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इससे पहले इतने स्वादिष्ट पकोड़े नहीं खाए, बहुत अच्छे। हाँ सेठ जी, सब भगवान की कृपा है। पकोड़े के कितने पैसे हुए रामलाल? रहने दीजिए सेठ जी, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? देखो रामलाल, रिश्तेदारी अपनी जगह और जो काम का पैसा है वह अपनी जगह। तुमने मेहनत किया है तो तुम्हें पैसे लेने से इनकार नहीं करना चाहिए। तुम्हें पैसे ले लेने चाहिए। और एक बात याद रखना, तुम जिस तरह से आज पकोड़े बना रहे हो, इस तरह से हमेशा बनाना। ज्यादा पैसे की लालच में मिलावटी सामान डालने की कोशिश मत करना, वरना इसका परिणाम बुरा हो सकता है। ग्राहक की सेवा ही इस दुकान का मकसद होना चाहिए। जी सेठ जी, मैं अपने सामान में कभी भी मिलावटी चीज नहीं डालूंगा। सेठ गोपाल दास अपने पकोड़े का पैसा देकर वहां से चला जाता है। एक रात को जब रामलाल और सीता सो रहे होते हैं, तभी घर के बाहर से आवाज आती है। रामलाल भाई, ओ रामलाल भाई। क्या हुआ मोहन भाई, आप इतनी रात को इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? रामलाल भाई, मेरी मदद करो। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है। तुम मेरी कुछ मदद कर दो, कुछ पैसे हो तो दे दो।
मोहन भाई, इतने पैसे में ही आपकी पत्नी का इलाज तो हो जाएगा ना? हाँ रामलाल भाई, इतने में इलाज हो जाएगा। मुझे माफ़ करना रामलाल भाई, मैंने उस दिन आपकी मदद नहीं किया था। मेरे पास पैसे थे, लेकिन फिर भी मैंने आपका मदद नहीं किया था। लेकिन आपने तो एक बार में ही मुझे इतने सारे पैसे दे दिए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं। देखो मोहन भाई, पैसे का क्या है, आज है तो कल नहीं रहेगा, लेकिन जब हम एक दूसरे का साथ देंगे तो कोई भी परेशानी बड़ी नहीं लगती। आप जाइए और अपनी पत्नी का इलाज करवाइए। रामलाल पुरानी बातें भूलकर मोहन की मदद करता है और मोहन वह पैसा लेकर चला जाता। रामलाल, देखो ईश्वर ने हमारी मदद कैसे की। हम खुशहाल जीवन जी रहे हैं। अब हमें उस बूढ़ी अम्मा का उधार भी चुकाना चाहिए। तुम सही कहती हो सीता, अब तो हमारा व्यापार भी अच्छा खासा चलने लगा है और हमारे पास पर्याप्त पैसे हो गए हैं। अब समय आ गया है कि बूढ़ी अम्मा को उसके पैसे वापस लौटा दे। मैं कल ही बूढ़ी अम्मा को उनके पैसे लौटाने जाता हूँ। रामलाल बूढ़ी अम्मा का उधार लौटाने के लिए उनके घर जाता है, लेकिन वहां पर कोई घर नहीं था। अरे भाई, कुछ दिनों पहले इस जगह पर एक झोपड़ी थी, वह कहाँ गई? कैसी बातें करते हो भाई, यहाँ पर तो कोई भी झोपड़ी नहीं है। मैं इस गांव में कई वर्षों से रहता हूँ, लेकिन आज तक मैं इस जगह पर कोई झोपड़ी नहीं देखी। यहाँ पर एक झोपड़ी थी और उस झोपड़ी में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी जिसने मेरी मदद किया था। यह तुम कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई झोपड़ी नहीं था और ना ही कोई बूढ़ी अम्मा। रामलाल को ना तो झोपड़ी मिली और ना ही बूढ़ी अम्मा। उसे कुछ समझ नहीं आया और वह घर लौट आया। घर लौटकर उसने सब कुछ सीता को बता दिया। क्या ये सचमुच बूढ़ी अम्मा थी या फिर कोई देवी थी जो हमारी मदद के लिए आई थी? ईश्वर का यही रहस्यमय तरीका है शायद। रामलाल, हो सकता है ये हमारी ईमानदारी का फल हो। ईश्वर ने किसी रूप में हमारी मदद की है। रामलाल इस घटना के बाद हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने में यकीन रखता है। कुछ समय बाद वह एक सफल व्यापारी बन जाता है और अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत करता है।